नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग, बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना रिवीज़न कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्तों का मैं भावना भाटी स्वागत करती हूँ, आपके अपने प्यारे से परिवार रोज़गार वेद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से आप लोग आ जाएँ, क्लास को शुरू करते हैं फिर और अपने इस टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। तो सभी को गुड इवनिंग, जल्दी से आप लोग आएँ कमेंट सेक्शन में और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। गुड इवनिंग प्रियंका, प्रियंका का मैसेज मेरे पास पहुंच चुका है। जल्दी से जो दूसरे बच्चे हैं तनु वो भी आ चुकी हैं, ललिता आ चुके हैं, ललिता, तो सभी दोस्त जल्दी से आ जाएं। ललिता नागर, ओहो बहुत बढ़िया। तो गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार छोटू जी और राधे राधे सभी को, जय हिंद जय भारत। दूसरे बच्चे जो हैं प्रीति मनोज, इनका भी मैसेज मेरे पास आ चुका है। वैभव जितेंद्र, तो बिल्कुल आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, एक बार बताइएगा फटाफट। नीतू पिंकी जल्दी से बताइएगा बच्चा कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। उसके बाद अपनी इस क्लास को आगे लेकर चलते हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है एंडोक्राइन सिस्टम, उसको खत्म करने की मतलब कोशिश करेंगे। चलिए, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार थम्स अप कर दो जितने भी बच्चे क्लास के साथ जुड़ चुके हैं, फिर मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी और फिर मैं शुरुआत दे रही हूं आज की इस क्लास को। तो एंडोक्राइन सिस्टम हम लोगों का टॉपिक चल रहा है। एंडोक्राइन सिस्टम, जिसकी हम लोग पहले भी 2-3 क्लासेस कर चुके हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अंतःस्त्रावी तंत्र, ठीक है, जिसमें हम हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियां हैं और उनसे निकलने वाले हार्मोन, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में अब तक हमने आपके शरीर के अंदर कुछ ग्रंथियां पढ़ चुके हैं। जैसे हमने अपने मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां ऑलरेडी पढ़ ली है, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ ली है, पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। हमने गले के अंदर 2 ग्रंथियों को पढ़ लिया है, थायराइड और पैराथायराइड। आज बात करते हैं आपके लंग्स के बीच में जो ग्रंथि होती है, जिसको हम लोग कहते हैं थाइमस ग्रंथि, उसके बारे में। तो सभी के अंगूठे मुझे दिखने शुरू हो चुके हैं, थम्स अप मुझे दिख रहे हैं। तो चलिए आइए, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए थाइमस ग्लैंड, ठीक है। हम लोग हेडिंग डालेंगे थाइमस ग्लैंड जिसको हम लोग कहते हैं थाइमस ग्रंथि। क्लियर, थाइमस ग्रंथि के नाम से इस ग्रंथि को हम लोग जानते हैं। अच्छा, ये जो ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथि, इस ग्रंथि को हम लोग बाल्य ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, यानी इसे कहा जाता है बाल्य ग्रंथि, यानी कि चाइल्ड ग्लैंड। तो आपको कई बार पूछ लेता है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसको हम लोग चाइल्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो यही वो ग्रंथि है जिसको हम लोग चाइल्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं, यानी इसको कहा जाता है बाल्य ग्रंथि। क्यों? क्योंकि ये बालकों में ज्यादा विकसित होती है, ठीक है, ये बालकों में ज्यादा विकसित होती है। अभी तो बेटा बहुत टॉपिक बचे हुए हैं आप लोगों के, ठीक है। आने वाले 1 महीने में कोशिश करूंगी कि बायोलॉजी आपके कंप्लीट करा दूं, ठीक है। चलिए, तो दोस्त जब हम लोग बात करते हैं बेटा प्लांट रिप्रोडक्शन, हम लोग करेंगे प्लांट वाले चैप्टर जब करेंगे, तो जब मैं आपको बॉटनी वाला सेक्शन करा रही होंगी वहां प्लांट रिप्रोडक्शन आप लोग करोगे, ठीक है। अभी हमने एनिमल रिप्रोडक्शन को किया है, प्लांट रिप्रोडक्शन कराऊंगे जब प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, क्लियर। चलो आओ आगे बात करते हैं। मैम, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? बेटा पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है, वेसेक्टोमी। क्लियर, समझ में आ गई बात? चलो आ जाओ। अब देखो, ये ग्रंथियां जो होती हैं, ये आपकी ग्रंथि बाल्य ग्रंथि कही जाती है, क्योंकि बच्चों में ज्यादा विकसित होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी वैसे वैसे इस ग्रंथि का जो साइज है वो छोटा होता चला जाता है। तो सबसे पहले तो इस ग्रंथि की हम लोकेशन पढ़ते हैं कि ये ग्रंथि कहाँ हमारे शरीर में होती है। तो इस ग्रंथि की लोकेशन जब आपको पूछी जाए तो आप बताओगे कि ये ग्रंथि हमारे फेफड़ों के मध्य होती है, यानी आप बताओगे फेफड़ों के मध्य। क्लियर, आपके पास 2 फेफड़े होते हैं, आप पढ़ चुके हो, फेफड़ों के मध्य ये ग्रंथि पाई जाती है। तो आप बताएंगे बिटवीन 2 या बिटवीन लंग्स, ठीक है, आपके लंग्स के बीचों बीच ये ग्रंथि पाई जाती है, कुछ इस तरीके से। तो जब हम इस ग्लैंड की बात करते हैं तो आपके लंग्स के बीचों बीच ये ग्लैंड आपको देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं थाइमस ग्रंथि, ठीक है। अब इस थाइमस ग्रंथि को मैंने अभी बताया कि चाइल्ड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, बाल्य ग्रंथि इसको हम लोग कहते हैं। तो इससे रिलेटेड ये भी डाउट आपको पूछा जाता है कि ये बाल्य ग्रंथि के नाम से क्यों जानी जाती है। तो एक पॉइंट हम लोग लिख लेंगे प्यारे दोस्त यहां पर, दूसरा पॉइंट कि उम्र के अनुसार, ठीक है, आप लोग लिखेंगे उम्र के अनुसार उम्र के अनुसार इस ग्रंथि का आकार
छोटा होता चला जाता है। इस ग्रंथि का आकार कैसा हो जाता है दोस्त? छोटा, है ना, छोटा होता चला जाता है, तो छोटी होती चली जाती है। क्लियर? चला जाता है। तो ये ग्रंथि उम्र के अनुसार कैसी होती चली जाती है? छोटी होती चली जाती है। सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि उम्र के अनुसार छोटी होती चली जाती है? विच ग्लैंड इज स्मॉलर बाय एज इन साइज? तो आप बताते हो ये होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर थाइमस ग्रंथि। तो बताओगे दिस ग्लैंड, ठीक है, साइज ऑफ दिस ग्लैंड ऐसे लिख लीजिएगा। मैं यहाँ उम्र लिख देती हूँ, उम्र के अनुसार, तो लिख लीजिएगा साइज ऑफ दिस ग्लैंड, साइज ऑफ दिस ग्लैंड स्मॉलर बाय एज, ठीक है, स्मॉलर बाय एज। तो इस ग्रंथि का जो आकार है वो उम्र के अनुसार छोटा होता चला जाता है। ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। वैभव, आपका कमेंट मेरे पास बिल्कुल पहुंच रहा है ना? क्लियर? चलो भाई आओ अब आगे बात करते हैं। नोट्स बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बनाकर चलो। अब अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि ये जो थाइमस ग्लैंड होती है इस ग्रंथि से और कौन से पॉइंट्स है जो पेपर में आते हैं। तो तीसरा पॉइंट होगा कि थाइमस ग्रंथि से निकलने वाले जो हॉर्मोन्स हैं उनसे क्वेश्चन आता है। तो थाइमस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की बात करेंगे। तो इस ग्रंथि से एक हार्मोन आपका रिलीज होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है, जिसका नाम क्या है भाई? थाइमोसिन। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि थाइमोसिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? कौन सा हार्मोन निकलता है दोस्त? तो बताएंगे थाइमोसिन। तो थाइमोसिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि निकालती है? तो थाइमस ग्रंथि निकालती है। देखो नाम से पता चल रहा है, थाइमस ग्लैंड निकालती है थाइमोसिन हार्मोन। तो थाइमोसिन हार्मोन निकालने का काम कौन सी ग्लैंड करती है? थाइमस ग्लैंड। क्लियर? अब देखो जो उसके बाद केमिस्ट्री शुरू करेंगे बेटा, ठीक है। जब आप लोगों की पहले चेस्ट कैविटी बताई थी भैया, जो फेफड़ों के बीच की ये जगह है ना, इसको चेस्ट कैविटी तो कहते हैं बेटा। ये फेफड़ों के बीच की जो जगह है इसे हम चेस्ट कैविटी तो कहते हैं। चेस्ट कैविटी मतलब वक्ष गुहा, तो बेटा इसी को कहा जाता है वक्ष गुहा। तो वक्ष गुहा एक ऐसी जगह है जो फेफड़ों के बीच होती है। तो फेफड़ों के बीच की जगह, फेफड़ों के बीच, ठीक है, ये पाई जाती है। तो फेफड़ों के बीच वाला जो एरिया है उसी को हम लोग कहते हैं चेस्ट कैविटी। तो चेस्ट कैविटी और फेफड़ों के बीच की जगह सेम ही बात है सेम ही बात है बेटा। मैम ये ग्लैंड छोटी होती गई या शरीर के आकार बड़ा होता गया? बेटा ये ग्लैंड छोटी होती चली जाती है। जैसे बच्चे हैं, जब हम बच्चे थे तो बच्चों में ये अपने पूरे चरम पर होती है, इसका साइज पूरे चरम पर होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, बुढ़ापे में आते आते ये लगभग गायब ही हो जाती है। तो बुढ़ापे में थोड़ी ना हमारे शरीर का आकार बढ़ रहा है, लेकिन इस ग्रंथि का आकार छोटा होता चला जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? ऑक्सीजन कौन सा रक्त ले जाता है? बेटा ऑक्सीजनेटेड रक्त, शुद्ध रक्त ऑक्सीजन लेकर जाता है। ठीक है, शुद्ध रक्त ऑक्सीजन लेकर जाता है। ये क्लास का टाइम बहुत गलत है, एक साथ दो क्लास। बेटा दूसरी क्लास कौन सी होगी इस टाइम, ये बताओ? ये तो इस बैच के लिए एक ही क्लास होती है। ठीक, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। तो वक्ष गुहा बेटा इसी को कहा जाता है, चेस्ट कैविटी को, या दोनों फेफड़ों के बीच की जो जगह है उसी को वक्ष गुहा कहते हैं। आगे चलते हैं कि ये कौन सा हार्मोन निकालती है। तो ये थाइमोसिन हार्मोन निकालती है। इजी याद हो जाएगा, थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन निकालती है। ये हार्मोन क्या काम करता है? तो इस हार्मोन का फंक्शन आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन का जो कार्य होता है वो होता है मैच्योरेशन ऑफ WBC। पेपर में पूछा गया है बेटा। मैं पहले तो यहाँ स्टार लगा दूं, है ना, आज तो सूरज ही बैठा दिया मैंने, यहाँ लो स्टार लगा दिया मैंने, जिससे आपको समझ में आ गया कि काफी इंपॉर्टेंट इसका काम होता है। तो ये क्या करता है? यह है सफेद रक्त कोशिकाओं का मैच्योरेशन। सफेद रक्त कोशिकाओं का, जो आपकी सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, सफेद रक्त कोशिकाओं का परिपक्वन करता है। तो इसका काम क्या होता है? सफेद रक्त कोशिकाओं का परिपक्वन करना।
तो ये पूछा जाता है आप लोगों को, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो WBC का मैचुरेशन करता है? तो थाइमोसिन। तो इसका काम होता है मैचुरेशन ऑफ WBC। तो ये क्या करता है? मैचुरेशन ऑफ WBC। WBC का मैचुरेशन करता है ये हार्मोन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि आपके शरीर में जो WBC होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल होती हैं, ये क्या काम करती हैं? फटाफट से बताओ सारे दोस्त, WBC का काम क्या होता है? WBC का काम क्या होता है? बिहार पुलिस के लिए बिल्कुल कर सकते हो। WBC का काम क्या? सबके कमेंट देख रहे हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए प्यारे दोस्त। तो बताओ, WBC का काम होता है आपको रोगों से बचाना, है ना। ठीक है, हाँ, समीर राठौर रहे हैं और सब्जेक्ट से। मैम ग्रुप डी का एग्जाम था, ज्यादा बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल बायोलॉजी से आते हैं ज्यादातर, आपको क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। चलिए अब देखो, WBC का काम होता है आपको रोगों से बचाना, आपको रोगों से लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं जो आपकी WBCs होती हैं, ठीक है। तो अब ये क्या काम करता है? थाइमोसिन WBC को मैच्योर करता है। समझना भाई, आप मुझे एक बात बताएं कि WBC का जन्म कहाँ होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि WBC कहाँ पर जन्म लेती हैं, इनकी बर्थ प्लेस क्या है, तो आप कहोगे कि मैम हमने ब्लड वाला चैप्टर पढ़ लिया है और हमें पता है कि हमारी जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो RBC हो, WBC हो, प्लेटलेट हो, सब हमारे प्लेटलेट्स कहाँ बनती है? प्लाज्मा अस्थि मज्जा में बनती हैं। तो WBC भी कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में, ठीक है। अस्थि मज्जा में WBC का जन्म हो गया, बिल्कुल ठीक है, बोन मैरो के अंदर। तो जो बोन मैरो है इसमें क्या हो गया? आपकी WBC बन गई। चलो मैडम बन गई, बहुत बढ़िया, WBC का जन्म हो गया, खुशियां बनाओ। अब WBC का जब जन्म हो गया तो WBC ट्रांसफर कर दी जाती हैं आपकी थाइमस ग्लैंड के पास, WBC भेज दी जाती हैं थाइमस ग्रंथि के पास, ठीक है। आपकी जो थाइमस ग्लैंड है उनके पास भेज दिया जाता है WBC को। WBC का स्कूल है ये थाइमस ग्लैंड, समझ में आई? जैसे जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तो जन्म होने के बाद जब आप धीरे धीरे थोड़े से बड़े हुए तो आप परिवार की चीजें सीखते हो, आपको नमस्ते करना सिखाया जाता है, बड़ों को नमस्ते करो, है ना, बड़ों से हाँ जी ना जी से बात करो, ठीक है। तो वैसे ही आपकी शिक्षा घर में ही शुरू हो जाती है। सिमिलरली जब WBC अस्थि मज्जा में बनती है तो वो इमैच्योर होती है, उनको कुछ नहीं पता कि उनको करना क्या है, तो वो भेज दी जाती हैं थाइमस ग्रंथि के पास। अब थाइमस ग्रंथि उनका स्कूलिंग करना शुरू करती है। थाइमस ग्रंथि निकालती है थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन। अभी मैंने बताया ना, तो ये कौन सा हार्मोन निकालती है? थाइमोसिन। तो ये थाइमोसिन जो हार्मोन होता है, अब ये WBC के अंदर मिल जाता है और WBC का कर देता है मैचुरेशन। तो यहाँ पर जो आपकी WBC हैं वो क्या हो जाती हैं? इनका मैचुरेशन हो जाता है और WBC परिपक्व हो जाती है। यानी WBC को पता चलता है कि हमें शरीर में जाकर रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो इस प्रकार ये जो आप लोगों का थाइमोसिन हार्मोन है ये WBC का मैचुरेशन करता है। WBC का बर्थ होता है अस्थि मज्जा में, फिर वो पहुंचाई जाती है थाइमस ग्रंथि के पास, थाइमस ग्रंथि उनमें मिला देती है थाइमोसिन हार्मोन और थाइमोसिन हार्मोन के मिलते ही WBC परिपक्व हो जाती हैं, इनका मैचुरेशन हो जाता है, WBC का परिपक्वन हो जाता है। तो ये आपको पूछा जाएगा। मैचुरेशन का मतलब है कि WBC को बड़ा करना, ठीक है। जब यहाँ WBC बनी थी बहुत छोटी थी, बहुत छोटी WBC ट्रांसफर की जाती है थाइमस ग्रंथि के पास और थाइमस ग्रंथि उनको बड़ा करती है, उनके अंदर केंद्रक डेवलप करती है और उनके जितने भी कार्य हैं वो WBC वहां सीख जाती हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर? चलो अब चलते हैं आगे की तरफ और आपकी थाइमस ग्रंथि से इतनी चीजें आपने पढ़नी है। अब आ जाइए अगली ग्रंथि की तरफ चलते हैं जो कि आप लोगों की मिश्रित ग्रंथि है दोस्त। तो अब मैं आपको एक मिश्रित ग्रंथि के बारे में बताने वाली हूँ। मिश्रित ग्रंथि, तो मिश्रित ग्रंथि भी हम यही पढ़ लेते हैं क्योंकि सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। तो भाई मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में भी हम लोग अब पॉइंट्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड, अच्छा कौन बच्चा बताएगा कि हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? जल्दी बताओ। मैं देखो सीक्वेंस के थ्रू पढ़ा रही हूं आपको। पहले हमने ब्रेन में पढ़ा,
फिर हम गर्दन में आए, फिर हम अपने लंग्स पर आए। अब थोड़ा नीचे जाते हैं तो आपके पेट के नीचे पाई जाती है एक मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, समीर राठौर, आपका कमेंट मेरे पास आ रहा है। समझ में आ गई बात। और बेटा किसी की भी कोई भी बात होती है वो फालतू की नहीं होती है। ठीक है, अभी तक सबको ऐसा ही लगता है, जो भी अपना कमेंट करते हैं सबको लगता है कि हमारी बात बहुत अच्छी है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बेटा इस वहम में हमें नहीं रहना चाहिए कि सबके फालतू के कमेंट पढ़े जाते हैं। कमेंट जिसका भी नजरों के आगे आता है हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे आपका दूसरे बच्चों के लिए कमेंट फालतू हो सकता है बट आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलो अब देखो पेनक्रियाज, बिल्कुल मिश्रित ग्रंथि जो होती है ये एकमात्र आपके शरीर के अंदर पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज जिसको कहते हैं अग्नाशय, तो आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अग्नाशय ग्रंथि बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है आपके शरीर की, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम बार या बहुत ज्यादा टाइम पेपर में पूछे गए हैं। पेनक्रियाज जिसको कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे बात करें हम लोग, हाँ जी, एड्रेनल ग्लैंड, ओवरी एंड टेस्टिस, बेटा वो बिल्कुल पढ़ेंगे, वो आपकी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि मैम सीक्वेंस से ना कराकर पहले अंतःस्रावी करा दें तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैंने यहाँ बड़ी सी देखो हेडिंग डाल दी है, पेनक्रियाज कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि। तो ये आपकी थाइमस ग्रंथि के बाद आती है सीक्वेंस में। तो कई बार सीक्वेंस भी जब आपको पूछा जाएगा तो आप अच्छे से इसको बता पाएंगे। तो अब हम पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद टेस्टिस और ओवरी और एड्रेनल को बताऊंगी। ठीक है, क्लियर। चलो भाई आ जाओ आगे बात करते हैं, है ना। पूर्णतः विभेदित जीव के अपने शरीर के नए अंगों को विकसित करना बिल्कुल होता है बेटा, रीजनरेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाओ, अब हम चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं इस ग्रंथि के बारे में। तो आप लोग लिखोगे पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट इसकी लोकेशन, इस ग्रंथि की भी लोकेशन पूछी जाती है, इस ग्रंथि का भी स्थान आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो ग्रंथि है ये आपके शरीर में होती है, आपकी उदर गुहा के अंदर। कहाँ होती है भाई, उदर गुहा में, ये पाई जाती है दोस्त उदर गुहा के अंदर। ठीक है, उदर गुहा में यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में। ये कहाँ मिलती है, एब्डोमिनल कैविटी में मिलती है। उदर गुहा जिसको कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, या आपके पेट के नीचे की तरफ मिलती है। उदर गुहा कहाँ होती है, जिसको कहते हैं आपके आमाशय के नीचे। आपका जो पेट होता है ना आमाशय, तो ये आमाशय के नीचे होती है, ऐसे भी आ सकता है आमाशय के नीचे। ठीक है, तो आप बताते हो बिलो टू स्टमक, ये आपके स्टमक के नीचे मिलती है। क्लियर। अब चलते हैं आगे की तरफ कि मैम इस ग्रंथि की शेप बहुत ज्यादा आती है पेपर में। तो इस ग्रंथि की शेप की जब हम लोग बात करते हैं, इस ग्रंथि के आकार या आकृति की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये ग्रंथि कैसी होती है, पत्ती के समान। इस ग्रंथि की जो शेप होती है वो होती है पत्ती के समान, यानी कि लीफ लाइक। ठीक है, लीफ लाइक होती है ये, जैसे कोई पत्ती होती है। तो आपके शरीर के अंदर पत्ती नुमा जो आपकी ग्रंथि है वो कौन सी है, तो आप बताते हो ये होती है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज कैसी दिखती है दोस्तों, जैसे कोई पत्ती होती है इस तरीके से। तो ये आपकी पेनक्रियाज ग्लैंड होती है, देखो ध्यान से। तो अच्छे से आप विजिबल कर पा रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे ये एक पत्ती हो, है ना, जैसे बेटा ये एक पत्ती हो। क्लियर। तो ये ऐसा लग रहा है आपको जैसे कोई लीफ हो प्यारे दोस्त। ठीक है, रेलवे मैथ्स फाउंडेशन बैच मिल जाएगा क्या बेटा, खरीद सकते हो बिल्कुल। और वैसे भी ये फाउंडेशन बैच है तो इसमें मैथ्स आप अच्छे से कर भी रहे होंगे। ठीक है, चलो अब देखो इधर, तो यहाँ पर ये जो पत्ती, ये जो आपकी ग्रंथि है जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाज, इस पेनक्रियाज ग्लैंड के बारे में आपको और भी क्वेश्चन आएंगे कि इस ग्रंथि की खोज किसने करी थी, ये पूछा जाता है। तो चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं कि इस ग्रंथि की खोज किसने करी थी। थर्ड पॉइंट, इस ग्रंथि से रिलेटेड आपको डिस्कवरी भी एग्जामिनेशन में आती है कि भाई पेनक्रियाज ग्रंथि की खोज किसने करी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको हम मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो पहले खोज लिखते हैं, फिर उसके बाद इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। इसकी खोज करी थी दोस्त लैंगर हैंस नाम के साइंटिस्ट ने। किसने, लैंगर हैंस ने। ये क्वेश्चन आता है कि किसने इस ग्रंथि को खोजा, तो आप बताते हो लैंगर हैंस। ठीक है, तो लैंगर हैंस नाम के साइंटिस्ट ने पेनक्रियाज ग्लैंड को खोजा था। ठीक है,
मैम थायराइड के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? बेटा थायराइड के डॉक्टर नहीं होते, डॉक्टर्स होते हैं जो आप लोगों के इंटरनली या आपकी बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं प्यारे दोस्त। बोरिंग और बेंटिंग ने डिस्कवर नहीं किया था, उन्होंने तो जो हार्मोन है ना इंसुलिन उसको खोजा था। तो ये तो लैंगरहैंस ग्रंथि की खोज करी थी। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं वो फिजिशियन होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो बुखार है या कोई दर्द है या आप लोगों की बॉडी को चेक करने वाले फिजिशियन डॉक्टर होते हैं। ठीक है, क्लियर। या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी उनको आप बोल सकते हो, क्योंकि एंडोक्राइनो मतलब हॉर्मोन्स वगैरह, ग्लैंड वगैरह की जब हम स्टडी करते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। क्लियर, ये सुना सुना लग रहा, अभी सुना हुआ लगेगा, देखना। तो लैंगरहैंस ने क्या की थी, इस ग्रंथि की खोज करी थी। अब मैं एक बार ये बता देती हूँ कि इस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं। कोई बच्चा बता सकता है? भाई ये जो आप लोगों की पेनक्रियास ग्लैंड है, हम लोग बात कर रहे हैं अग्नाशय ग्रंथि की, तो इस अग्नाशय ग्रंथि को हम लोग क्यों कहते हैं मिश्रित ग्रंथि? कोई बच्चा बता पाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर? फटाफट बताओ, इसको हम लोग क्यों कहते हैं मिश्रित ग्रंथि? वाई पेनक्रियास इज नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी? तो इसको हमारे शरीर की मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? कौन मुझे बताएगा? फटाफट से बताओ, फिर मैं उसका कमेंट पढ़ती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि इसको मिश्रित ग्रंथि कहा क्यों जाता है ना। फिर आगे बढ़ेंगे। मैम ये थायराइड से बड़ी होती है, हाँ जी बेटा, लेकिन ये एक मिश्रित ग्रंथि है, इसीलिए सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ये मिश्रित होती है। ठीक है, ये दो ग्रंथियों से जुड़ी होती है। नहीं, जल्दी बताओ किस लिए कहते हैं। अब मैं बताती हूँ क्यों कहते हैं। देखो, इसको हम मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों काम करती है, ये बाह्य स्त्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह काम करती है। कैसे? तो इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहां लिख देती हूं, तो आप लोग बताओगे कि यह है बाह्य स्त्रावी और अंतःस्रावी, बाह्य स्त्रावी तथा अंतःस्रावी। ठीक है, तथा अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह काम करती है। ठीक है, दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। ठीक है, दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो ना तो बाह्य कह सकते हैं ना अंतः कह सकते हैं, दोनों की तरह काम करती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। तो बताएंगे इट वर्क as both, it work as both like exocrine and endocrine। ठीक है, like exocrine, भाई एक्सोक्राइन की तरह भी काम कर रही है, एंड एंडोक्राइन की तरह भी काम कर रही है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछने वाली हूं, क्वेश्चन के लिए रेडी रहना, क्योंकि आपको बता चुकी हूं। मुझे एक बात बताओ कि मैम ये दोनों की तरह काम करती है, आपने बताया ये एक्सोक्राइन की तरह भी काम करती है, बाह्य की तरह, आपने बताया ये अंतः की तरह भी काम करती है, एंडो की तरह। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, ये बताओ मुझे आप। ये जो बाह्य स्रावी ग्रंथि है ये क्या करती हैं, फटाफट से बताओ। बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या करती हैं, फटाफट से बताओ। अरुण बेटा एक बार डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करिएगा। ठीक है, बताओ जल्दी से, बाह्य स्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं। मैडम थोड़ा स्लो पढ़ाओ, कल जब पढ़ा रही थी तो मैडम एक ही पेज बढ़वाया है, थोड़ा तेज पढ़ाओ। तो भाई बिल्कुल स्पीड सही चल रही है, कोई दिक्कत चली नहीं रही है। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से कि बाह्य स्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं। पहली क्लास में बताया था, इसी चैप्टर को जब पढ़ रहे थे पहली क्लास में बताया था। ठीक है, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ भाई। तो इस ग्रंथि को हम लोग कहते हैं प्यारे दोस्त, दोनों की तरह मिश्रित ग्रंथि है, तो ये करती हैं पाचक रस बनाने का काम, बताया था पहली क्लास में। और मैम एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है, हार्मोन बनाने का काम। लेकिन ये जो ग्रंथि है ये दोनों काम करती है, ये हार्मोन और पाचक रस दोनों बनाती है। तो एक पॉइंट ये भी लिखेंगे कि यह ग्रंथि, भाई ये ग्रंथि दोनों काम करती है। यह ग्रंथि पाचक रस, ये पाचक रस भी बनाती है दोस्त, जो कि बाह्य स्रावी ग्रंथियों का काम है। तो पाचक रस तथा हार्मोन, ये हार्मोन भी बनाती है दोस्त, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि का काम है। हार्मोन दोनों का स्त्रवण करती है, दोनों का स्त्रवण यानी दोनों को बनाती है दोस्त। ठीक है,
तो दैट्स वाई इट इज नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये स्टेटमेंट में दे सकता है पेपर में कि ये जो आपकी पेनक्रियाज है ये क्यों बाह्य स्रावी या अंतःस्रावी ग्रंथि है, या इसको क्यों मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। तो आप लोग बताते हो इट सीक्रेट बोथ, डाइजेस्टिव जूस भी निकालती है भाई, खाने को पचाने वाले एंजाइम भी निकालती है, एंड हार्मोन। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस एंड हार्मोन। क्लियर। तो ये दोनों काम करती है भाई, ये हार्मोन भी बना रही है और डाइजेस्टिव जूस भी निकाल रही है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी। समझ में आई बात या नहीं, फटाफट से बताओ, थम्स अप करें बेटा जल्दी से अगर समझ में आई है चीजें। दोनों काम करती है। अब इसके दोनों काम पढ़ेंगे कि ये कौन सा पाचक रस निकालती है और कौन से हार्मोन ये निकालती है। अब इससे निकलने वाली दोनों चीजों को पढ़ेंगे। फटाफट से थम्स अप करो अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, अगर आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो फटाफट से। फिर मैं चल रही हूं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, फटाफट से बताओ। ठीक है, लिखते समय हाथ में पसीना आता है क्योंकि हाथ की मसल्स वर्क कर रही होती हैं, तो पसीना निकलता है बेटा, जायज सी बात है। ठीक, अब देखो, अब चलते हैं हम लोग कि मैम ये जो अग्नाशय ग्रंथि है ये क्यों, ये कैसे कैसे दोनों काम करती है। तो बेटा आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने वाली हूं जिसको आप स्टार लगा के लिखेंगे, जो कि आपको एग्जामिनेशन में आता ही आता है। मैंने 3 स्टार लगा दिए, दैट्स मीन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं लिखवा रही हूँ। ठीक है, आपकी जो अग्नाशय ग्रंथि है ना, इसमें पाई जाती हैं विशेष प्रकार की कोशिकाएं। तो लिखेंगे इस ग्रंथि में, ठीक है, इस ग्रंथि में विशेष प्रकार की कोशिकाओं का, ठीक है, विशेष प्रकार की कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है ना, कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। तो बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है भाई इस ग्रंथि के अंदर, पेनक्रियाज में। ठीक है, पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं, जिसे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है। क्या कहते हैं, द्वीपिकाएं। तो ये पूछा जाता है पेपर में कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस ग्रंथि में पाई जाती हैं। तो आप बताते हो पेनक्रियाज ग्लैंड के अंदर पाया जाता है कोशिकाओं का एक गुच्छा, जिसे हम लोग कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, क्योंकि लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने ही इस ग्रंथि के अंदर ये कोशिकाओं का गुच्छा देखा था। तो इसीलिए इन कोशिकाओं का जो नाम पड़ा वो पड़ गया लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो ये जो आप लोगों की पेनक्रियाज ग्लैंड होती है ना, इसके अंदर अलग अलग प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, अलग अलग टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। क्यों? क्योंकि लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने ही सबसे पहले इनको देखा था। तो लिखोगे यहां पर आप लोग देखोगे कि इस ग्लैंड के अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स आर फाउंड इन दिस ग्लैंड, ठीक है, दैट दिस ग्रुप इज नोन एज, दिस ग्रुप्स आर नोन एज, ठीक है, इन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, इन समूहों को क्या कहते हैं, तो दिस ग्रुप्स आर नोन एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो भाई लैंगरहैंस ने ढूंढा, तो इसीलिए लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इनको कह दिया जाता है। तो एग्जामिनेशन में आता है कि किस ग्रंथि के अंदर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। आप बताते हो आपकी पेनक्रियाज में क्या है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, कोशिकाओं का गुच्छा, स्पेशल टाइप की सेल्स का गुच्छा। जैसे भाई मान लीजिए पेनक्रियाज है, इसमें यहां पर देखो कोशिकाओं का गुच्छा है, बढ़िया। इसमें यहां पर इस तरीके से कोशिकाएं हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें यहां पर और तरीके की कोशिकाएं हैं इस तरीके से, और इसके अंदर यहां पर कुछ इस तरीके की कोशिकाएं हैं, ठीक है, इस तरीके की। तो इस पेनक्रियाज के अंदर अलग अलग सेल्स की गुच्छे पाए जाते हैं, इन्हीं को कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। जैसे ये हो जाती हैं अल्फा सेल, ठीक है, ये वाली हो जाती हैं बीटा सेल,
ठीक है, इनको कहेंगे बीटा सेल। ये हो जाती हैं गामा सेल, या इनको डेल्टा सेल भी कह सकते हो। ठीक है, डेल्टा सेल भी कह सकते हैं। और ये वाली हो जाती हैं, आप बताते हो एफ सेल, एफ सेल। तो इस तरीके से लगभग यहाँ पर 4 तरीके की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा, या इनको डेल्टा सेल भी कह देते हैं, और एफ सेल। तो इस तरीके से ये आप लोगों के शरीर में कोशिकाओं का एक गुच्छा है प्यारे दोस्त। तो यही आपको याद रखना है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है ना। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं डीएनए में नहीं बेटा, वहां तो नहीं, ये तो सिर्फ इसी ग्रंथि के अंदर पाई जाती हैं बेटा। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से होती हैं ये आपकी पेनक्रियास के अंदर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। अब ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में जो अलग अलग तरीके की कोशिकाएं, जैसे अल्फा है, बीटा सेल है, एफ सेल है, डेल्टा सेल है, गामा सेल है, मैम ये क्या करती हैं? तो आइए अब इनके कार्य पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई आ जाओ, अब बताती हूं कि ये जो इसके अंदर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं ये क्या क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं हैं, जिनको कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस। तो चलो भाई, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है ये कौन कौन से होते हैं? तो मैंने अभी बताया, इनमें स्पेशल टाइप की सेल होती है। जैसे पहले नंबर 1 पर सेल है अल्फा सेल, अल्फा सेल जिनको कहते हैं अल्फा कोशिका। ये क्या करती हैं भाई अल्फा कोशिका? आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि अल्फा कोशिका का क्या काम होता है। तो ये एक हार्मोन निकालती है, कौन सा? तो आप बताओगे कि ये ये सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकालती है। ठीक है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन बनाती हैं। तो ये रहा हार्मोन, पूछ लेगा सोमैटोस्टेटिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है? अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि में कौन सी कोशिकाएं हैं जो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन बनाती है? तो आप बताते हो अल्फा सेल। ठीक है, तो ये क्या काम करती है? सीक्रेशन ऑफ, इनका काम होता है भाई सीक्रेशन ऑफ सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? सोमैटोस्टेटिन का सीक्रेशन करती हैं, है ना। मैम ये सोमैटोस्टेटिन क्या काम करता है? तो बेटा ये सोमैटोस्टेटिन के अगर मैं फंक्शन की बात बताऊं तो ये जो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन है ये वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। क्या है दोस्त? वृद्धि नियंत्रक हार्मोन, मतलब आपकी वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है, मतलब कि क्या करेगा ये आपकी वृद्धि को कंट्रोल करेगा। ये ग्रोथ इनहेबिटर है बेटा, ग्रोथ इनहेबिटर। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रोथ इनहेबिटर की तरह काम करता है। मतलब कि मुझे एक बात बताओ, आपकी हाइट पूरी जिंदगी बढ़ती है क्या? ये बताओ, जल्दी बताओ। आपकी जो हाइट है वो पूरी, अच्छा हाँ सॉरी एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, बिल्कुल इसको सोमैटोस्टेटिन मत करना, ग्लूकागोन हार्मोन करना। बिल्कुल सही बात है, मेरे दिमाग में अल्फा सेल का काम नहीं गामा सेल का काम चल रहा है। तो बेटा इसको करना ग्लूकागोन, बिल्कुल सही बात, इसको सही कर लेना बेटा, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। तो ये ग्लूकागोन हार्मोन निकालेगा दोस्त, बिल्कुल सही बात, ग्लूकागोन। ठीक है, ये सोमैटोस्टेटिन मुझे लगा मैं गामा का काम करा रही हूँ, ये अल्फा सेल है। अल्फा सेल जो है ये निकालती है ग्लूकागोन हार्मोन, बिल्कुल बेटा। अब ग्लूकागोन हार्मोन का काम लिखेंगे हम लोग कि ग्लूकागोन हार्मोन क्या काम करता है। ठीक है, तो ये क्या रिलीज करता है? ग्लूकागोन हार्मोन, सीक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन। सोमैटोस्टेटिन गामा सेल निकालेंगी, ठीक है, जो भी गामा सेल पढ़ाऊंगी वो निकालेंगी। अल्फा की बात चल रही है यहाँ तो, ठीक है। तो अभी मैंने बताया ना गामा सेल, मेरे दिमाग में इनका काम चल रहा है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फा सेल। अल्फा को करना ग्लूकागोन हार्मोन बनाती है, इसको करेक्ट कर लेना बिल्कुल। अब ये ग्लूकागोन क्या काम करता है? तो देखो ये आपके ब्लड शुगर को बैलेंस करता है। कैसे मैम? कैसे? जब ब्लड शुगर बहुत कम हो जाता है उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, चलो तो लिखते हैं हम लोग ग्लूकागोन का क्या फंक्शन होता है। यहां पर लिखवा देती हूँ ग्लूकागोन हार्मोन का फंक्शन, कार्य, कि ग्लूकागोन हार्मोन क्या काम करता है।
तो ये जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है ना, ये आपकी रक्त शर्करा को बढ़ाने का काम करता है। तो लिखेंगे रक्त शर्करा को बढ़ाकर संतुलित करता है। ठीक है, बढ़ाकर संतुलित करता है। क्लियर? तो ये क्या काम करता है? रक्त शर्करा को बढ़ाकर संतुलित करता है। भाई कई बार आपके शरीर में शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं फिर हम, तो शुगर लेवल को कम ना करके मतलब बैलेंस करता है बढ़ाकर। तो ये क्या करता है? इट बैलेंस ब्लड शुगर। ये पूछा जाता है, इट बैलेंस ब्लड शुगर। भाई ब्लड शुगर को बैलेंस करता है। ठीक है, कैसे? बाय इंक्रीजिंग इट, इंक्रीज करके, बाय इंक्रीज्ड इट। ठीक है, तो ब्लड शुगर को बढ़ाकर संतुलित करने वाला हार्मोन ग्लूकागोन। कौन सी कोशिका निकालती है? अल्फा। अल्फा कोशिका किसमें होती है? पेनक्रियाज में। या सिंपली क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी कोशिकाएं ग्लूकागोन हार्मोन बनाती हैं, तो आप बताते हो अल्फा कोशिकाएं। ठीक है, अल्फा कोशिकाएं। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गई? ऊंट की तरह बढ़ते चले जाएं। बढ़ने वाले का भी अभी बताऊंगी क्या सीन है, वो गामा का काम है बेटा। ठीक है, हाँ इसको गामा नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, सीक्वेंस में करते हैं। अल्फा लिख दिया ना, तो ये ग्लूकागोन हार्मोन बनाती हैं और सीक्रेशन करती हैं अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन का। ग्लूकागोन क्या करता है? रक्त शर्करा को बढ़ाकर संतुलित करता है। अब देखो, इस ग्लूकागोन हार्मोन के बारे में भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि इस ग्लूकागोन हार्मोन की खोज किसने करी थी। मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ग्लूकागोन। तो ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है, इसकी खोज किसने करी थी, ये पूछ लेता है। ठीक है, तो ग्लूकागोन, इसकी डिस्कवरी आपको पूछ लेता है। ग्लूकागोन हार्मोन जो है, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया ब्रैकेट में। ठीक है, तो इसकी खोज वाला जो ब्रैकेट है या इसकी डिस्कवरी वाला जो सेक्शन है, उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो इस हार्मोन की जो डिस्कवरी करी थी, वो करी थी कैम्बरलिंग ने। किसने? तो आप लोग बताते हो कैम्बरलिंग। ठीक है, कैम्बरलिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो आप बताओगे कैम्बरलिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? आगे बढ़े, है ना? आ गया, समझ में आ गया मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब बीटा कोशिकाओं की बारी आती है। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की सेल मिलती हैं। तो अल्फा सेल का काम कर लिया, अब आ जाओ बीटा सेल की तरफ बढ़ते हैं, है ना? बीटा सेल की तरफ। तो जो बीटा सेल होती हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी कोशिकाएं हो जाती हैं बीटा सेल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीटा कोशिका। ठीक है, बीटा कोशिका क्या करती हैं? ये इंसुलिन का सीक्रेशन करती हैं। और बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन ये पेपर में आया है कि कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन निकालती है, तो आप बताते हो पेनक्रियाज ग्लैंड। लेकिन पेनक्रियाज ग्लैंड के अंदर कौन सी कोशिका इंसुलिन का सीक्रेशन करती है? तो बीटा। तो बताएंगे कि ये इंसुलिन हार्मोन निकालती है भाई। तो ये इंसुलिन क्या काम करती है? ये इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण करती है। का स्त्रवण, स्त्रवण का मतलब होता है निकालना, लेकिन पेपर में आपको स्त्रवण करा हुआ आ जाता है, शब्द लिखा हुआ आ जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये क्या करती हैं? इंसुलिन का स्त्रवण करती हैं। ठीक है, दे सीक्रेट्स, ये क्या करती हैं? दे सीक्रेट्स इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है, उसको सीक्रेट करने वाली सेल्स कौन सी होती हैं? तो आप बताते हो बीटा, है ना? अब इंसुलिन का फंक्शन बहुत ज्यादा आता है पेपर में कि इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य होता है। कोई बच्चा बताएगा इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन? इंसुलिन क्या काम करता है? कोई बच्चा बताएगा भाई? ठीक है, इंसुलिन हार्मोन। बेटा अभी क्लासेस ज्यादा है विक्रांत, इसीलिए थोड़ा सा अभी क्लासेस, नई क्लास को शुरू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जो आपकी पॉलिटी खत्म हो गई है, हिस्ट्री अभी शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्लासेस अभी थोड़ी सी आपकी ज्यादा है ना?
हाँ, बीटा सेल इंसुलिन का स्त्रवण करती हैं, बिल्कुल। अब देखो ये जो इंसुलिन है ना, इसका काम बहुत ज्यादा बार पेपर में आया है। तो आप लोग बताओगे कि यह है रक्त शर्करा, आपके ब्लड में जो शुगर है, रक्त शर्करा को घटाकर, मतलब डिक्रीज करता है, घटाकर संतुलित करता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन है जो रक्त शर्करा को घटाकर संतुलित करता है। तो आप बताते हैं इंसुलिन। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट डिक्रीज्ड ब्लड शुगर, इट बैलेंस ब्लड शुगर। ठीक है, ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको बैलेंस कर रहा है भाई। इट बैलेंस ब्लड शुगर बाय डिक्रीजिंग इट। तो भाई डिक्रीज करके करता है, घटाकर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि शुगर लेवल हमारी बॉडी में इतना हो जाता है बहुत ज्यादा, उसको घटा कर बैलेंस करता है कौन, इंसुलिन। उसको घटाकर कौन बैलेंस करेगा, इंसुलिन। तो देखो ये दोनों हार्मोन मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, ग्लूकागोन और इंसुलिन। कैसे भाई, ग्लूकागोन ने क्या किया, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड बैलेंस है, शुगर है, वो लगभग ऐसा मान लीजिए कि खाली पेट आपका जो शुगर लेवल है, इस चीज को लिख देती हूँ, कई बार आ जाता है पेपर में। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं कि खाली पेट, हम जब सुबह खाली पेट उठते हैं, है ना, एम्प्टी स्टमक जब हमारा होता है, तो हमारा शुगर लेवल कितना होना चाहिए, कोई बच्चा बताएगा। एम्प्टी स्टमक जब हम लोग उठते हैं तो हमारा शुगर लेवल कितना होना चाहिए। या कई बार ऐसे भी पूछ देता है फास्टिंग में, फास्टिंग मतलब देखो जब शुगर टेस्ट कराते हैं ना, तो शुगर की रिपोर्ट 2 बार ली जाती है। एक तो खाली पेट लिया जाता है फास्टिंग में, ठीक, जब आपने कुछ नहीं खाया, जब आप फास्टिंग में हो तो तब कितना होना चाहिए, और दूसरी जो रीडिंग ली जाती है वो खाना खाने के बाद ली जाती है, जब आपने खाना खा लिया, है ना, खाने के बाद। तो दूसरी जो रीडिंग ली जाती है वो खाने के बाद, आफ्टर मील, आफ्टर टेकिंग मील, जब आप खाना खा लेते हो उसके बाद ली जाती है फिर एक रीडिंग। तो दोनों ही रीडिंग आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं, या दोनों रीडिंग आपको पता होनी चाहिए कि कितनी कितनी होती है। जब हम खाली पेट होते हैं तो हमारा शुगर 150, अरे भैया फिर तो तुम्हें प्री डायबिटिक हो जाएगा, 150। ठीक है, हाँ, हमारे खाली पेट शुगर लेवल होना चाहिए 82, आप लोग बताते हो 100। ठीक है, या ऐसा मानकर चल लीजिए 80 से 90। ठीक है, 80 से 90 अगर है आपका, या 95 के आसपास है, तो समझो आपका लेवल ठीक आ रहा है। आपका लेवल अगर फास्टिंग में 80 से 95 शुगर आ रहा है ना, तो ठीक आ रहा है। लेकिन खाने के बाद अगर हम लोग बात करें, खाने के बाद ये लेवल आप लोगों का 100 से 120 पहुंच रहा है, ठीक है, 100 से 120 या 110 पहुंच रहा है, तो तब भी ये क्या है, नॉर्मल है। खाना खाने के बाद इतना होना चाहिए। लेकिन अगर आपका खाने के पहले ही खाली पेट ही आपका शुगर 100 से ऊपर है, तो फिर प्री डायबिटिक हो गए हम, मतलब डायबिटीज की शुरुआत हो गई है। और खाने के बाद ये पहुंच रहा है 150 तक, 190, 160 पहुंच रहा है, तो मतलब हमें डायबिटीज की शुरुआत हो चुकी है। फिर वो कंडीशन होती है प्री डायबिटिक। ठीक है, अब खाने के पहले मतलब खाली पेट शुगर आपने टेस्ट करा और शुगर की जो रीडिंग है वो 200 पार है, तो समझो डायबिटीज हो गया है फिर। ठीक है, तो शुगर जो होता है आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो लगभग इतना होना चाहिए। इससे ज्यादा जब आ रही है आपकी यूनिट, तो आपको फिर डायबिटीज हो गया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नहीं करी है इंसुलिन की खोज। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को खोजा था बेटा, बेंटिंग नाम के साइंटिस्ट ने खोजा है इंसुलिन को, भी लिखवाऊंगी, बेंटिंग। ठीक है, बेंटिंग। अंकुश दोस्त, आपको क्या समझ नहीं आया ये बताओ, क्या समझ नहीं आया। ठीक है मैम, मुझे रेल फाउंडेशन बचाना है, पर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता होते तो वो मुझे लेकर देते। बेटा बचाना है या बेचना है समझ नहीं आया। आप खरीद चुके हो ऑलरेडी अजीनाथ बुक, इस बैच को, बैच आपका चल रहा है, आप कमेंट सेक्शन में जुड़े हुए हो, तो बैच तो आपके पास ऑलरेडी है ना, रेल फाउंडेशन। तो इसीलिए आराम से जुड़ो, अब आप आराम से पढ़ो चीजों को। क्लियर, चलो। इलाज क्या है, इलाज है इंसुलिन के इंजेक्शन, अभी बताऊंगी। चलो, तो ये भी ये रीडिंग आती है आप लोगों की। अब जब हम लोग बात करते हैं कि इंसुलिन क्या कर रहा है, हमारी रक्त शर्करा को घटा रहा है। देखो 2 कंडीशन होती है, ये है शुगर लेवल, मैंने बता ही दिया कितना कितना होना चाहिए, बैलेंस है। अब आप में से कुछ भी कंडीशन हो सकती है, शुगर लेवल बहुत डाउन जा सकता है या शुगर लेवल बहुत अप जा सकता है।
तो लेवल देखो बिगड़ा पड़ा है पूरा, आपके शुगर का लेवल बिगड़ा पड़ा है। तो अगर आपका शुगर का लेवल बहुत डाउन जा रहा है तो फिर आपकी बॉडी से सीक्रेशन किस हार्मोन का बढ़ जाएगा, ग्लूकागोन का। ग्लूकागोन जितना लेवल डाउन जा रहा है उसको बढ़ाएगा बढ़ाएगा और बैलेंस कर देगा, 80 तक ले आएगा, मतलब खाली पेट शुगर हो गया बैलेंस। ठीक है, अगर आपके रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर लेवल इतना जा रहा है बहुत ज्यादा, भैया 300 पहुंच गया, भैया 500 पहुंच गया, तो अब क्या होगा, अब आपको नेचुरली तो इंसुलिन उसको कंट्रोल कर नहीं रहा, क्योंकि अगर इंसुलिन आपके शरीर में बनता है तो शुगर इतना पहुंचता ही नहीं, क्योंकि इंसुलिन उसको घटाकर बैलेंस करके रखता है। अब इसका मतलब है कि इंसुलिन आपके शरीर में नहीं बन रहा, तभी आपका शुगर लेवल हाई जा रहा है। तो अब डॉक्टर आपको आर्टिफिशियल तरीके से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाकर आपका, या गोलियां देकर इंसुलिन की, आपका शुगर लेवल जो है उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है ना, क्लियर। चलो हाँ, तो बिल्कुल बताऊंगी अभी कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो आ जाओ, अब हम कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखने वाले हैं। अब कुछ पॉइंट्स लिखेंगे कि शरीर में जब हमारे, ठीक है, नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि शरीर में रक्त शर्करा के स्तर, रक्त शर्करा का स्तर जब कम हो जाता है ना, सामान्य से जब कम हो जाता है, सामान्य से कम होना, तो कौन सी बीमारी हो जाती है आपको, जब हमारी बॉडी के अंदर, जो शरीर के अंदर, रक्त के अंदर जो शर्करा लेवल है वो सामान्य से कम हो जाता है, तो उसको एक बीमारी के नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। उसको किस नाम से जानते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। यह जगह कम है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना। उसको क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, उसको कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जब हमारी बॉडी के अंदर, है ना, हमारे शरीर में रक्त शर्करा का स्तर सामान्य से कम हो जाता है, तो उस बीमारी को हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, है ना, हाइपोग्लाइसीमिया। तो मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, पहले ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, तो डिक्रीज शुगर लेवल, शुगर लेवल इन बॉडी। तो आपकी बॉडी के अंदर जब शुगर लेवल डाउन होने लगता है तो उसको हम किस बीमारी के नाम से जानते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। कल बताया था ना, हाइपो का मतलब होता है कमी हो जाना, और ग्लाइसीमिया मतलब शुगर, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें चक्कर आ जाते हैं, है ना, लो शुगर है बेसिकली ये। हाइपोग्लाइसीमिया को हम लोग लो ब्लड शुगर भी कहते हैं। लो ब्लड शुगर मतलब आपके रक्त में शुगर का लेवल बहुत कम हो गया है, तो ये हो जाती है फिर बीमारी। ठीक है, और एक और कंडीशन हो सकती है, जब आपके शरीर के अंदर शुगर लेवल कम हुआ तो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। और किस हार्मोन से जुड़ा हुआ है हाइपोग्लाइसीमिया, तो बताओगे ग्लूकागोन। मतलब आपके शरीर में ग्लूकागोन अगर कम बन रहा है तो दैट्स मीन है कि शुगर लेवल को कोई बढ़ा ही नहीं रहा, क्योंकि ये जो ग्लूकागोन होता है, ग्लूकागोन का ही काम होता है शुगर लेवल को बढ़ाना। मतलब अगर आपके शरीर में ग्लूकागोन हार्मोन अच्छी मात्रा में बनेगा, सही अमाउंट में बन रहा है, तो ये क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाकर बैलेंस करता है, बैलेंस कर देगा। मान लीजिए ये बैलेंस लेवल है, तो ग्लूकागोन इसको शुगर को बढ़ाएगा और इतना बैलेंस कर देगा। तो दैट्स मीन आपके शरीर में ग्लूकागोन हार्मोन की कमी हो रही है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि जब शरीर में ग्लूकागोन हार्मोन कम अमाउंट में बनता है तब कौन सी बीमारी हो जाती है, तो तब भी हाइपोग्लाइसीमिया। क्योंकि ग्लूकागोन का लेवल अगर सही बन रहा होता तो भाई हाइपोग्लाइसीमिया होता ही नहीं, शुगर लेवल कम ही नहीं होता। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर। तो यहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर जब शुगर लेवल कम होता है उस बीमारी को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। या ग्लूकागोन की कमी जब हो जाती है हमारे शरीर में तब भी उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। ल्यूकेमिया अलग होता है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है, WBC की ज्यादा मात्रा होने से होता है ल्यूकेमिया, वो मैंने आपको नोट्स में कराया है। आ जाओ अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, कि भाई आप लोगों को कभी भी पूछे नोट करके दूसरा पॉइंट, कि शरीर में शुगर लेवल जब सामान्य से ज्यादा हो जाता है, शरीर में रक्त शर्करा स्तर, ठीक है, सामान्य से अधिक हो जाना। जो मैंने लिखवाया था वो सामान्य रेंज थी, तो सामान्य से जब अधिक हो जाता है, ठीक है, अधिक होना,
तो तब कौन सी दिक्कत होती है भाई? अधिक होना। तो तब एक और कंडीशन बनती है, तब एक और बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं डायबिटीज। उसको हम क्या कहते हैं? मधुमेह कहते हैं, मधुमेह। ठीक है, तो इस बीमारी को मधुमेह रोग कहते हैं। तो जब शुगर लेवल सामान्य से ज्यादा हो जाता है आपके शरीर में तो इसको कहते हैं डायबिटीज, नोन एज डायबिटीज। अच्छा, डायबिटीज किस कारण से हो सकती है ये बताओ? डायबिटीज किस कारण से हो सकती है? आपने कहा कि मैम अगर हमारे शरीर में इंसुलिन है जो शुगर लेवल को घटाता है, इंसुलिन है ना, इंसुलिन हार्मोन है जो शुगर लेवल को क्या करता है? घटाता है। अब अगर ये इंसुलिन जो है ये हमारे शरीर में बनना ही बंद हो जाए या इंसुलिन अगर हमारे शरीर में कम हो जाए तो क्या होगा? इंसुलिन का काम क्या है? जो बढ़ा हुआ शुगर है उसको घटाना। इंसुलिन शुगर को घटाएगा। अब ये इंसुलिन हमारे शरीर में बन नहीं रहा तो भाई कौन घटाएगा अब शर्करा को? कोई नहीं घटा पाएगा। इसीलिए शरीर में रक्त शर्करा जो है वो अधिक हो जाएगी, जिसे कहेंगे डायबिटीज। तो कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी जब हमारे शरीर में हो जाती है, इंसुलिन अच्छे से नहीं बनता, इंसुलिन का लेस अमाउंट जब हमारे शरीर में हो जाता है तो तभी हमारी शर्करा बढ़ती है। और क्योंकि इंसुलिन ही उसको घटाता है शर्करा को, और इंसुलिन ही नहीं बन रहा है तो भाई फिर कौन घटाएगा रक्त शर्करा को? कोई नहीं घटाता। रक्त शर्करा की मौज आ जाती है, वो कहती है बढ़ो बढ़ो, इंसुलिन तो बन ही नहीं रहा, बढ़ो बढ़ो, है ना। तो इंसुलिन बढ़ता, आपकी रक्त शर्करा बढ़ती चली जाती है और उसी कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज। इसमें मूत्र बहुत ज्यादा आता है, यूरिन बहुत ज्यादा आता है ना। यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, किडनियां जो हैं वो फिल्टर कर देती हैं ग्लूकोज को, और ग्लूकोज जो एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में, सारा यूरिन में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाती है ये डायबिटीज, है ना। हाँ, इंसुलिन जो होता है इसकी खोज बेंटिंग ने करी थी। इस बात को आप लोग नोट करके लिख सकते हो कि इंसुलिन नामक हार्मोन की खोज किसने करी थी। यहाँ लिखवा रही हूँ बेटा, इसकी खोज किसने करी थी, डिस्कवरी किसने करी थी। इंसुलिन नाम के हार्मोन की जो खोज थी, जो डिस्कवरी थी, आप बताते हो बेंटिंग नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। बेंटिंग, ठीक है, किसने? बेंटिंग। तो बेंटिंग नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था? इंसुलिन को डिस्कवर किया था। इस पॉइंट को आप लिख सकते हो अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब बिल्कुल एक बहुत अच्छा पॉइंट आया बच्चे का कि जब हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो आप लोग बताओगे हाई लेवल ऑफ शुगर, हाई लेवल ऑफ शुगर इन बॉडी। तो हमारी बॉडी में जब शुगर का लेवल हाई हो जाता है तो उसको कहते हैं डायबिटीज। अब इसी डायबिटीज को एक और नाम से जाना जाता है, डायबिटीज को एक और नाम से जाना जाता है ना। अब आप लोग बताओगे किस नाम से जाना जाता है? समझना, जब आपकी बॉडी के अंदर जो रक्त शर्करा है, आपके शरीर में जो रक्त शर्करा है, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर है दोस्त, ठीक है, ये दो तरीके से काम करती है ब्लड शुगर। एक तो भाई ये ब्लड शुगर आपके शरीर में हो गई बहुत कम, है ना, कम हो गई भाई, लेस हो गई, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? अभी मैंने बताया, उसको कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया। और मैंने आपको कल की क्लास में समझाया भी था कि बायोलॉजी में कहीं भी हाइपो वर्ड का मतलब हो रहा हो, हाइपो का मतलब होता है कमी, तो जब आपके बॉडी के अंदर रक्त शर्करा कम हो गई तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। अब वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि जब आपकी बॉडी के अंदर रक्त शर्करा अधिक हो गई, रक्त शर्करा अधिक हो गई भाई, मोर अमाउंट, रक्त शर्करा बहुत ज्यादा हो गई, तो तब क्या दिक्कत होगी? तो रक्त शर्करा जब आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो मैंने अभी कहा डायबिटीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डायबिटीज। अब डायबिटीज को हम लोग मधुमेह भी कहते हैं, मधुमेह। और इस मधुमेह को हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, इस डायबिटीज को हम लोग कह सकते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। भाई हाइपर टर्म का मतलब होता है ज्यादा, तो इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया भी कह सकते हैं।
है ना। तो इसको हम लोग मधुमेह को हाइपरग्लाइसीमिया कह सकते हैं। अब कई बार ये पेपर में आपको आता तो डायबिटीज के नाम से लिखा हुआ, लेकिन हो सकता है हाइपरग्लाइसीमिया पूछ ले कि हाइपरग्लाइसीमिया क्या है। तो हाइपर मतलब ज्यादा हो जाना, तो शुगर लेवल जब ज्यादा होगा उसको कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, क्लियर। हाँ ठीक है। इंसुलिन की खोज, भैया इंसुलिन की खोज अधिक होने पर नहीं, इंसुलिन की कमी होने पर होता है ये हाइपरग्लाइसीमिया। इंसुलिन अगर ज्यादा होगा तो फिर तो वो ब्लड शुगर को कर ही रहा है कंट्रोल, है ना, और ज्यादा होता भी नहीं है, ये कम हो जाता है। अब कम हो रहा है तो ब्लड शुगर को कोई कम कंट्रोल करने वाला नहीं है ना। भाई मान लीजिए आप किसी दरवाजे के अंदर जाना चाह रहे हैं हवेली में, उस हवेली पर एक गार्ड बैठा हुआ है, तो आपको गार्ड रोक लेगा हवेली के अंदर, आप नहीं जा पाओगे। अब जिस दिन आपको हवेली के बाहर गार्ड नहीं मिलेगा तो आपका तो रास्ता साफ है, आप तो सीधे हवेली में जाओगे, है ना। वैसे ही ये गार्ड है इंसुलिन, ये इंसुलिन कभी शुगर लेवल को बढ़ने ही नहीं देता आपके ब्लड में। शुगर देखती है इंसुलिन को और इंसुलिन मतलब एक झटका सा देता है और शुगर अपने लेवल पर आ जाती है। तो शुगर को घटाने का काम कर रहा है इंसुलिन। जब इंसुलिन ही नहीं होगा तो शुगर देखेगी इंसुलिन तो है ही नहीं, शुगर कहेगी भैया मौज करो, मौज बढ़ो बढ़ो, तो ब्लड में बढ़ती ही चली जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। त्रिशा जी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, तो बाकी की चीजें करेंगे कल, आज इतना ही। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी प्यारे दोस्तों को। मिलेंगे कल, इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इंसुलिन के बारे में और बताऊंगी। आर्टिफिशियल इंसुलिन किस किस, डहलिया एक पौधा होता है उसकी जड़ों से लिया जाता है, तो कल बात करेंगे। ठीक है, डायबिटीज के बारे में भी कल बात करेंगे। डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिफिलिस, इनके बारे में बताऊंगी। क्लियर। चलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।